हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान। विषय के अंतर्गत हम बात करेंगे पाश्चात्य राजनीतिक विचारक है, उसी की श्रृंखला में आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा थॉमस हॉब्स। और इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम थॉमस हॉब्स पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों के बारे में चर्चा करेंगे, एमसीक्यू के बारे में चर्चा करेंगे जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिसका संबंध राजनीति विज्ञान पेपर से है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यदि आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करिएगा और पास में बेल के आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो सीरीज का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। यदि आपको हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक करिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम इत्यादि पर आप इसे शेयर करना भी नहीं भूलेगा। इसके अलावा आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर विजिट कर सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान विषय पर आधारित अलग अलग टॉपिक के माध्यम से अलग अलग प्लेलिस्टों में लगभग 3000 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी सीरीज वहां है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज की इस क्विज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किसके अनुसार हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? वेपर, एवेंस्टीन, क्लैरेंडन और से दोनों। किसके अनुसार हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है? इस वीडियो लेक्चर के अंतर्गत हम 30 महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आप इसे एक क्विज टेस्ट के माध्यम से लीजिएगा कि आपके कितने सवाल राइट हो रहे हैं 30 में से, और आपने कितना गहनता से हॉब्स के विचारों को पढ़ा है अभी तक। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। एवेंस्टीन ने कहा था कि हॉब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच होता है। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत का वर्णन किस ग्रंथ में है? हॉब्स के द्वारा जो सामाजिक समझौता सिद्धांत दिया गया था उसका वर्णन उन्होंने किस ग्रंथ में संकलित किया है? डी स्वे, डी होमिनी, लेवियोथॉन, एलिमेंट ऑफ लॉ। क्या होगा 2 नंबर सवाल का राइट आंसर? इस 2 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हॉब्स ने लेवियोथॉन नामक ग्रंथ में सामाजिक समझौते सिद्धांत का वर्णन किया है। लेवियोथॉन हॉब्स की प्रसिद्ध रचना रही है और यह प्रकाशित हुई थी आपकी 1651 में। 1651 ईस्वी में लेवियोथॉन प्रकाशित होता है, हॉब्स द्वारा रचित है, और इसी पुस्तक के माध्यम से हॉब्स को इस दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हालांकि ये सभी पुस्तकें हॉब्स द्वारा लिखित है। डी स्वे है, डी होमिनी है, एलिमेंट ऑफ लॉ। लेवियोथॉन के अलावा ये तीनों पुस्तकें भी हॉब्स के द्वारा लिखित है, रचित है। डी स्वे आपकी 1642 में प्रकाशित होती है। डी होमिनी आपकी 1658 में प्रकाशित होती है और लेवियोथॉन आपकी 1651 में प्रकाशित होती है। एलिमेंट ऑफ लॉ आपकी यह प्रकाशित होती है 1650 में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। 3 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये लेवियोथॉन है एक विशालकाय समुद्री राक्षस, एक विशालकाय शेर, एक विशालकाय मानव, उपयुक्त सभी। लेवियोथॉन क्या है? हॉब्स ने जो लेवियोथॉन नाम रखा यह किसको संदर्भित करता है? तो 3 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट होगा।
एक विशालकाय समुद्री राक्षस है लेविथोन। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट 4 नंबर सवाल, हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु किसने कहा? सी वहान, इनका पूरा नाम है सी वहान, सर हेनरी मैन, प्रोफेसर मैक्सी क्लैरेंडन। किसने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत को एकदम व्यर्थ की वस्तु कहा? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बे राइट होगा, सर हेनरी मैन ने। सर हेनरी मैन ने यह कहा था, और सर हेनरी मैन ने ही इस विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था, प्रकट किया था सर हेनरी मैन ने। इन्होंने हॉब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना करते हुए इसे एकदम व्यर्थ की वस्तु कहा। नेक्स्ट 5 नंबर सवाल, कौन सा राजनीतिक चिंतन अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है? जॉन लॉक, रूसो, मैकियावेली, हॉब्स। कौन सा राजनीतिक चिंतन अरस्तु के विचारों को पूरी तरह से अस्वीकार करता है? ऑप्शन आपका डी राइट हुआ, हॉब्स। अरस्तु कहता है कि मनुष्य एक नैतिक एवं सामाजिक प्राणी है, जबकि हॉब्स कहता है कि मनुष्य एक असामाजिक और अनैतिक प्राणी है। हॉब्स राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स है जो राज्य को कृत्रिम संस्था मानता है, जबकि अरस्तु राज्य को प्राकृतिक संस्था मानता है। अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानता है, जबकि हॉब्स राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। ऑप्शन आपका डी राइट होगा। हॉब्स की अध्ययन पद्धति सेबाइन के अनुसार उन्होंने कहा कि हॉब्स की पद्धति निगमनात्मक है, वैज्ञानिक भौतिकवादी है, वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक है, जबकि अरस्तु की जो अध्ययन पद्धति थी वो आगमनात्मक थी, और हॉब्स की जो अध्ययन पद्धति है वो प्लेटो से मिलती है, निगमनात्मक पद्धति से मिलती है। ये आप फैक्ट नोट कर सकते हैं कि प्लेटो ने भी निगमनात्मक पद्धति को अपनाया, हॉब्स ने भी अध्ययन में निगमनात्मक पद्धति को अपनाया। जैसे उन्होंने ज्यामिति के जो सिद्धांत है उनके अंतर्गत ये हमें स्वरूप देखने को मिलता है। हॉब्स के यांत्रिकी ज्यामिति की जो प्रमेय है उन्होंने सिद्ध करने की कोशिश की थी तत्कालीन समय में, उसमें हमें यह देखने को मिलता है। ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा, आप वीडियो को रोककर भी आसानी से इस स्लाइड को पढ़ सकते हैं। आप लाइक और शेयर मित्रों जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने अमूल्य सुझाव भी दीजिएगा, ताकि हमें यह प्रेरणा मिले कि हमारे द्वारा किया जा रहा प्रयास कितना गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया इस आधार पर, यानी हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित सिद्ध किया किस आधार पर? राजा एक सही व्यक्ति होता है, राजा को जनता ने चुना है, लोग शासन करने में अक्षम होते हैं, मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण व झगड़ालू होती है। क्या होगा 6 नंबर सवाल का राइट आंसर? इस सवाल का ऑप्शन दे राइट होगा। हॉब्स ने शासन की निरंकुशता को उचित ठहराया इस आधार पर कि मानव प्रकृति द्वेषपूर्ण व झगड़ालू होती है। इस आधार पर उन्होंने मानव प्रकृति का एक नकारात्मक चित्रण किया है, वर्णन किया है हॉब्स ने। सेवन नंबर, किस दार्शनिक ने मानव प्रकृति के बारे में कहा था कि मानव का जीवन एकाकी, दीन, मलिन, जंगली और अलग था? रूसो, जेसमील, बेंथम, हॉब्स। इस 7 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका दे राइट होगा। हॉब्स है जो मानव प्रकृति का वर्णन करते हैं कि मानव प्रकृति है उस वक्त मानव का जीवन एकाकी, दीन, मलिन, जंगली, अलप और क्रूर, दयनीय था। ऑप्शन दे राइट होगा। नेक्स्ट 8 नंबर सवाल, मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है, यह कथन है। मैं और मेरा भय जुड़वा भाई है,
यह कथन किसका है, किससे संबंधित है? हॉब्स, मैकियावेली, लॉक, अरस्तू। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। हॉब्स ये कहता है कि मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई है। ये क्यों कहा गया? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस वक्त जब इंग्लैंड में गृह युद्ध चल रहा था, उस वक्त इनकी मां ने भय सी, पीड़ा सी, जो प्रसव होना चाहिए था जिस निश्चित टाइम पर, उससे पूर्व ही हॉब्स को जन्म दे दिया था, 1 महीने पहले। ऐसा ग्रंथों में मिलता है, सुनने में मिलता है। इसलिए हॉब्स ने यह कथन कहा कि मैं और मेरा भाई जुड़वा भाई है। नेक्स्ट सवाल, हॉब्स को मालबरी का शैतान किसने कहा? माल्सबरी का शैतान किसने कहा? हॉब्स को माल्सबरी का शैतान किसने कहा? कैलेंडन, मैक्सी, सेवाइन, बाउले। 9 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका दे राइट होगा, जॉन बाउले। पूरा नाम है जॉन बाउले, जिन्होंने हॉब्स को माल्सबरी का शैतान कहा। कहीं कहीं आपको काउले भी लिखा हुआ मिलेगा, इसमें आपको कोई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जॉन बाउले इनका पूरा नाम है, जॉन बाउले। कहीं आपको जॉन काउले भी लिखा हुआ मिल सकता है, दोनों ही राइट है। सही होगा जॉन बाउले, ऑप्शन दे राइट। 10 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिविथॉन में प्राकृतिक अधिकार कितने बताए? हॉब्स ने अपनी पुस्तक लिविथॉन में प्राकृतिक अधिकार कितने बताए, या प्राकृतिक नियम कितने बताए? 15, 16, 19 और 18। क्या होगा राइट आंसर? इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा। हॉब्स ने 19 प्राकृतिक नियम बताए हैं, प्राकृतिक अधिकार बताए हैं। नेक्स्ट, लेवियाथॉन को शैतान की आत्मा किसने कहा? लेवियाथॉन को शैतान की आत्मा किसने कहा? सेबाइन, ब्रह्महिल, वहान, क्लैरेंडन। 11 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। लेवियाथॉन को शैतान की आत्मा किसने कहा? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका दे राइट होगा, क्लैरेंडन ने। क्लैरेंडन ने लेवियाथॉन को शैतान की आत्मा कहा, जबकि हॉब्स को माल्सबरी का शैतान कहा था जॉन बाउले ने। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी सामाजिक, राजनीतिक, प्राक सामाजिक, नैतिक। इसे आप पूर्व सामाजिक भी कह सकते हैं, पूर्व सामाजिक। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी, तो इस सवाल का ऑप्शन सी राइट होगा। पूर्व सामाजिक, प्राक सामाजिक थी, ऑप्शन सी राइट होगा। थॉमस हॉब्स का संप्रभुता सिद्धांत के बारे में असत्य कथन चुनिए। थॉमस हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत के बारे में असत्य कथन का आपको चयन करना है। ऑप्शन ए कह रहा है कि संप्रभुता का आधार सामाजिक संविदा है। ऑप्शन बी कह रहा है कि संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने का व प्राण लेने का अधिकार भी है। संप्रभुता की निरंकुशता और अविभाजित है। राज्य के समस्त शासन संचालन में जनता सर्वोच्च संप्रभु है। क्या होगा 13 नंबर सवाल का राइट आंसर? तेरह नंबर सवाल का ऑप्शन दे राइट होगा, जो बिल्कुल असत्य कथन है कि राज्य के समस्त शासन संचालन में जनता सर्वोच्च संप्रभु है। जनता नहीं है,
राजा शासक है जो सर्वोच्च संप्रभु है। ऑप्शन आपका द राइट होगा, जो बिल्कुल असत्य कथन है। बाकी आपके बिल्कुल सही कथन है। संप्रभुता की निरंकुशता और अविभाज्यता, अद्वैता। संप्रभु को जनता की संपत्ति छीनने व प्राण लेने का भी अधिकार है यदि वे कानूनों का उल्लंघन करते हैं, राजा की बात को नहीं मानते हैं। संप्रभुता का आधार सामाजिक संविदा भी है। यह बात भी बिल्कुल सही है। 14 नंबर सवाल, थॉमस हॉब्स की संप्रभुता का स्वरूप था सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी, प्राकृतिक। क्या होगा राइट आंसर? थॉमस हॉब्स की संप्रभुता का स्वरूप कैसा था? ऑप्शन आपका सही राइट होगा, कानूनी। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता का स्वरूप कानूनी था। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। थॉमस हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथोन में किस राजतंत्र का समर्थन करता है? निरंकुश राजतंत्र, लोकतंत्रात्मक राजतंत्र, गणतंत्र और बहुतंत्र। थॉमस हॉब्स अपने ग्रंथ लेवियाथोन में किस राजतंत्र का समर्थन करता है? क्या वह निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है? क्या वह लोकतंत्र पर आधारित राजतंत्र का समर्थन करता है? क्या वह गणतंत्र पर आधारित राजतंत्र का समर्थन करता है? क्या वह बहुतंत्र पर आधारित राजतंत्र का समर्थन करता है? ऑप्शन आपका ए राइट होगा, निरंकुश राजतंत्र का समर्थन करता है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। नेक्स्ट सवाल, थॉमस हॉब्स की उच्च शिक्षा किस विश्वविद्यालय में संपन्न हुई थी? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनमें से कोई नहीं। थॉमस हॉब्स की हायर एजुकेशन किस यूनिवर्सिटी में संपन्न हुई थी? तो ऑप्शन आपका सही राइट होगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। हॉब्स की प्रारंभिक शिक्षा संपन्न हुई कहां पर? ऑक्सफोर्ड में, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में, मेल्सबरी में, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका सी राइट होगा, मेल्सबरी में। नेक्स्ट 18 नंबर सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। हॉब्स के राजनीतिक सिद्धांत में समझौते का स्वरूप है एक पक्षीय, द्विपक्षीय, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस 18 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका ए राइट हुआ। हॉब्स के अनुसार तत्कालीन प्राकृतिक अवस्था में जो राजनीतिक सिद्धांतों के अंतर्गत एक सामाजिक समझौता हुआ, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया गया, वह एक पक्षीय था। कैसे था? कि जनता ने मिलकर एक समझौता किया और अपने संपूर्ण अधिकार राजा को उस वचन पर सौंपे कि राजा इन अधिकारों के बदले उनकी रक्षा करेगा। यानी उस वक्त उस तत्कालीन व्यवस्था में उस प्राकृतिक अवस्था के नागरिकों ने, जनता ने एक समझौता किया, आपस में जनता के मध्य समझौता हुआ और उसमें राजा समझौते का भाग नहीं है। राजा समझौते का भाग नहीं है, यह बात आप नोट करिएगा। राजा समझौते का परिणाम है और उन्होंने अपने समस्त अधिकार राजा को सौंप दिए बदले में, उसकी रक्षा के बदले में। और समझौता एक पक्षीय था और एक ही समझौता किया गया था। ऑप्शन आपका ए राइट होगा। नेक्स्ट 19 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा है। यह किसका मानना है कि लेवियोथॉन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया था? लेवियोथॉन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया था। कैलेंडन, सेवाइन, वाहन, कोई नहीं। सी, वाहन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? किसका कथन है ये? ऑप्शन आपका ए राइट होगा। कैलेंडन ने कहा था कि लेवियोथॉन क्रॉमवेल की चापलूसी में लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल,
राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? मैकियावेली, अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो। क्या होगा इस सवाल का राइट आंसर? कॉमनवेल्थ शब्दावली का प्रयोग किसने किया? मैकियावेली, अरस्तु, हॉब्स, प्लेटो। इस 20 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। हॉब्स ने राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने राज्य, समाज और सरकार तीनों के सामूहिक रूप में कॉमनवेल्थ शब्द को उन्होंने उपयोग में लिया है। अब आपके लिए मेरा सवाल है कि मैकियावेली ने और अरस्तु ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? मैकियावेली और अरस्तु ने राज्य के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? यह उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। नेक्स्ट सवाल 21 नंबर। हॉब्स समर्थन करता है वैधानिक संप्रभुता का, लोकप्रिय संप्रभुता का, राजनीतिक संप्रभुता का, निरंकुश संप्रभुता का। हॉब्स समर्थन करता है किसका? ऑप्शन आपका दे राइट होगा। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता का समर्थन करता है। लोकप्रिय संप्रभुता किसकी है? रूसो का विचार है। रूसो लोकप्रिय संप्रभुता। और वैधानिक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता जॉन ऑस्टिन। ऑस्टिन वैधानिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता रूसो और निरंकुश संप्रभुता हॉब्स। यह आप नोट करिएगा। 22 नंबर सवाल। निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है, किसका कहना? बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है कि निरंकुशतावादी होते हुए भी हॉब्स आदि से अंत तक, प्रारंभ से अंत तक व्यक्तिवादी है। व्यक्तिवादी विचार उसमें झलकते हैं। प्रोफेसर सेवाइन, प्रोफेसर मैक्सी, लॉस्की, लॉक। किसने कहा? तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बी राइट होगा। प्रोफेसर मैक्सी ने यह कहा था। प्रोफेसर मैक्सी का यह कथन है कि हॉब्स आदि से अंत तक व्यक्तिवादी है। नेक्स्ट 23 नंबर सवाल। हॉब्स के अनुसार मनुष्य नहीं है संवेदनाओं का दास, तृष्णाओं का दास, लेवियोथॉन का दास, भय का दास। हॉब्स के अनुसार मनुष्य नहीं है। क्या नहीं है? ऑप्शन 4 आपके समक्ष रही, इनमें से आपको एक राइट करना है। ऑप्शन से राइट होगा। लेवियोथॉन का दास नहीं, मनुष्य लेवियोथॉन का दास नहीं है, जबकि संवेदनाओं का दास है, तृष्णाओं का दास है, भय का दास है। ऑप्शन आपका से राइट हो जाएगा। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह था। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह था तर्क का सिद्धांत, दैवीय अधिकार का सिद्धांत, गति का सिद्धांत, निरंकुशता का सिद्धांत। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका बे राइट होगा। उन्होंने दैवीय अधिकार का सिद्धांत, इस अधिकार को उन्होंने खारिज कर दिया था, इसका उन्होंने खंडन किया था। जबकि तर्क है, गति है और निरंकुशता, ये विचार उसके अंतर्गत झलकते हैं, उनके विचारों में झलकते हैं हॉब्स के। नेक्स्ट 75 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। ये निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता? इनमें से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? लोगों ने केवल एक ही समझौता किया। कथन दूसरा, ऑप्शन दूसरा है संप्रभु को निरंकुश शक्तियां प्राप्त है। लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं। समझौता एक पक्षीय था। क्या होगा राइट आंसर इस सवाल का? निम्न में से कौन सा कथन हॉब्स पर लागू नहीं होता है? लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, संप्रभु को निरंकुश शक्तियां प्राप्त है, लोग अपना शासक नियुक्त कर सकते हैं, समझौता एक पक्षीय था। ऑप्शन आपका से राइट होगा। जो कथन इस पर लागू नहीं होता हॉब्स सर, ऑप्शन सी, सी आपका राइट होगा से।
लोगों ने केवल एक ही समझौता किया, बिल्कुल बात सही है। संप्रभु को निरंकुश सत्ता प्राप्त है, बिल्कुल सही है। समझौता एक पक्षीय था क्योंकि राजा समझौते का भागीदार नहीं था। राजा समझौते का परिणाम है, उसके भागीदार नहीं है। केवल नागरिकों यानी जनता ने मिलकर समझौता किया और अपने अधिकार राजा को सौंपे सुरक्षा के बदले में। ऑप्शन सी राइट हुआ। 26 नंबर सवाल, हॉब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ है संप्रभु, समाज, राज्य सरकार के लिए सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग है, इनमें से कोई नहीं। कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है? हमने अभी बात की थी पिछले क्वेश्चन में। 26 नंबर सवाल का ऑप्शन आपका बे राइट हुआ। हॉब्स ने लेवियाथन में जिस कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग किया है वह समाज, राज्य और सरकार के लिए एक सामूहिक नाम को संदर्भित करता है। सामूहिक नाम को कॉमनवेल्थ। ऑप्शन आपका बे राइट हुआ। 27 नंबर सवाल, किसने मानव का यथार्थवादी अध्ययन किया था? इनमें से वह विद्वान जिसने मानव का यथार्थवादी अध्ययन किया है। रूसो ने, लोक ने, हॉब्स ने, प्लेटो ने। इस सवाल का ऑप्शन आपका सही राइट होगा, हॉब्स। हॉब्स ने मानव का यथार्थवादी अध्ययन किया है। यहां आपको 28 नंबर सवाल है, हॉब्स की उसकी अध्ययन पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है? हॉब्स की अध्ययन पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है? यहां आपको 3 कथन दिए गए हैं, 1, 2 और 3। हॉब्स ने राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन जो भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया, पहला कथन। दूसरा कथन है, हॉब्स के अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। और ऑप्शन 3 है, उन्होंने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का प्रयोग किया। पहला तीसरा सही, दूसरा तीसरा सही, और यहां आप कह सकते हैं पहला, तीसरा और दूसरा तीनों सही। 4 ऑप्शन अब आपके समक्ष रहे। हॉब्स की अध्ययन पद्धति के बारे में कौन सा कथन सही है वो आपको चयन करना है। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला तीसरा दूसरा, पहला दूसरा। तो इस सवाल का ऑप्शन आपका डी राइट होगा, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा, जबकि तीसरा गलत है। उन्होंने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का प्रयोग नहीं किया था। हॉब्स ने इतिहास व नैतिकता का प्रयोग नहीं किया था, जबकि हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन जो भौतिक और मनोविज्ञान की सहायता से किया, बिल्कुल बात सही है। प्रोफेसर सेबाइन इस बात को सत्यापित करते हैं। हॉब्स के अध्ययन की पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है, यह भी प्रोफेसर सेबाइन ने कहा है उनके अध्ययन पद्धति के आधार पर। और उन्होंने कहा कि इनकी अध्ययन पद्धति निगमनात्मक है। हॉब्स की अध्ययन पद्धति को निगमनात्मक पद्धति बताया प्रोफेसर सेबाइन ने। तो पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, जबकि तीसरा गलत है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर, प्राकृतिक अवस्था सभी के खिलाफ सभी का युद्ध है, किसका कथन है कि प्राकृतिक अवस्था सभी के खिलाफ सभी का युद्ध है? जॉन लॉक, रूसो, हॉब्स, बेंथम। इस सवाल का ऑप्शन आपका 3 राइट होगा। हॉब्स कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग सभी के खिलाफ सभी का युद्ध, इस विचार को उन्होंने व्यक्त किया था प्राकृतिक अवस्था के बारे में हॉब्स ने। नेक्स्ट सवाल 30 नंबर, हॉब्स द्वारा लिखित पुस्तकों को कालक्रम में व्यवस्थित करें। डी स्वे, डी कॉर्पर पॉलिटिको, डी होमिनी, लेवियाथन। हॉब्स द्वारा लिखित पुस्तकों को उनके काल क्रम में व्यवस्थित करें, प्रकाशित होने के क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन 4 आपके समक्ष रहे, क्या होगा राइट आंसर आप चयन कीजिएगा। आप वीडियो को रोककर आसानी से इसका आंसर गैस कर सकते हैं।
तो आइए इसका क्या होगा राइट आंसर। डी सी आपकी 1642 में, डी कॉर्पर आपकी 1655 में, और डी होमिनी आपकी 1658 में, और लेविथॉन आपकी 1651 में प्रकाशित होती है। पहला, दूसरा, सबसे पहले पहला, उसके बाद आ जाएगा आपका डी कॉर्पर दूसरा, और उसके बाद आ जाएगा आपका तीसरा डी होमिनी, सॉरी ऑप्शन आपका सी राइट होगा। डी सी आपकी 1642, उसके बाद आ जाएगी आपकी लेविथॉन 1651, उसके बाद आपकी आ जाएगी डी कॉर्पर 1655, और उसके बाद आपकी आ जाएगी डी होमिनी 1658। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी राइट होगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। जय भारत।